साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम जीके पेपर में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन एकदम सटीक आंसर की के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा जो अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, जिसके ग्रुप ए और ग्रुप बी का हो चुका है, आज ग्रुप सी का हुआ, उसके बाद ग्रुप डी का भी होगा, तो उनके भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम होता है, तो पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी करवाई जाती है। और इसके अलावा ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके भी आपको पेपर की सॉल्यूशन बताई जाती है। इसलिए जिन भी साथियों को पीवाईक्यू के क्वेश्चन या फिर करंट में जो एग्जाम हो चल रहे हैं उनके क्वेश्चन देखने हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रुप बी में जो जीके का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए 100 के 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ एकदम सटीक आंसर की के साथ। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, एक एक ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके लिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। अब यहाँ पर तथ्य दे रखा है कि बीचामेड़ से उद्गमित होती है, गोमती सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं, बेणेश्वर में संगम बनाती है। तो ये पहचान है आपके सोम नदी की, यानी कि सोम नदी है वो बेणेश्वर में संगम बनाती है, गोमती सारनी उसकी सहायक नदियाँ हैं, और बीचामेड़ा से उद्गमित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के चूरू जिले में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको अगर मैं बात करूं तो जो सी दे रखा है, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए निवेश करने वाली इकाई को 10 वर्ष तक एसजीएसटी का 100% पुनर्भरण, केवल सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गोवंश वाला जिला कौन सा था। तो 2019 की पशुगणना के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गोवंश वाला जिला जोधपुर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माही कंचन और माही धवल संकरित किस्में किससे संबंधित हैं। तो माही कंचन और माही धवल ये दोनों किस्में आपके मक्का की फसल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उनके सामने वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सही व्यवस्थित हैं। तो वार्षिक वर्षा की बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, जयपुर, बारा और झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन प्रकार और उनकी विशेषता दे रखी है, जैसे सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन का माउंट आबू के आसपास, शुष्क सागवान डूंगरपुर उदयपुर का, सालार वन 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, बांस के वन बांसवाड़ा उदयपुर कोटा। अब सालार वन 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा नहीं है, तो इसमें आपके केवल 3 तथ्य ही सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिलों के किस युग्म में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संसाधन पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संसाधन पुनः प्राप्ति पार्क विकसित किया गया है। तो वो जिले का कौन सा युग्म है, वो आपका हो जाएगा जयपुर तथा कोटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज जो ग्रुप सी का जीके पेपर हुआ था उसकी भी थोड़ी देर बाद आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन करवा दी जाएगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित है। तो राजस्थान में जो सहरिया जाति है ये कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित है। केवल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उनके जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अजमेर आ जाएगा, उसके बाद भीलवाड़ा आ जाएगा, उसके बाद टोंक आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा बूंदी। ए डी बी सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए कि कौन सा सही है। पहला है, फैजल अली पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी, ये सही है। दूसरा, फैजल अली खान पठान ढूंढूलो ठिकाने के कामदार थे, ये गलत है। केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठटकी और थाली निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोलियां हैं। ठटकी और थाली ये आपके मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किन शासकों की हैं। तो बेराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं भारतीय यूनानी की सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया था। तो उन्होंने जो किया था इसका प्रकार, वो भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण और वर्षा जल संचयन के लिए किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन बताना है। पहला है, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर खादी प्रचार और दलितों द्वारा का कार्य किया, ये बात सही है। दूसरा, देश प्रेम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह वज्र वीणा के कारण इन पर 1942 ईस्वी में राजद्रोह का आरोप लगा है, क्या ये कथन सही है, ये नहीं है। 2004 में इन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया, ये सही है। ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी। कंसारों की पोल की लड़ाई राव चंद्रसेन ने लड़ी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका उन्होंने गुलिस्तिया का सुलेखन और चित्रांकन करवाया था, ये बात गलत है। गुलिस्ता के चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे, ये भी गलत है। ए और बी दोनों सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो पहला दे रखा है, मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे, ये असत्य हैं क्योंकि धौलपुर के शासक को बनाया गया था, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोक देवता मलिनाथ जी से संबंधित है। तो मलिनाथ जी से संबंधित आपका तिलवाड़ा, जो कि राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है कि इनके काव्य संग्रह गरीबों की आवाज़ का संकलन किया, ये असत्य कथन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से तथ्य अर्जुनलाल सेठी के विषय में सही है। अर्जुनलाल सेठी पर 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया, ये सही है। जयपुर के महाराजा के आदेश से उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई, ये भी सही है। 1914 से 1920 के मध्य वे अजमेर जेल में रखे गए, ये गलत है। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अजमेर को अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया, ये सही है। ए बी डी सही है, ए बी डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सबसे पहले हो जाएगा जलाल खान, उसके बाद आपका हो जाएगा मानसिंह, फिर हो जाएगा भगवान दास, उसके बाद हो जाएगा टोडरमल। DBAC ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीमड़ा भील सम्मेलन से संबंधित थे। नीमड़ा भील सम्मेलन से संबंधित आपके मोतीलाल तेजावत थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक वाद्य यंत्र समूह सुमिलित नहीं है। लोक वाद्य यंत्र कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्था, जंतर, निशान और सतारा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता सिरोही राज्य प्रजामंडल से संबंधित है। सिरोही राज्य प्रजामंडल की बात करें तो इससे आपके गोकुलभाई भट्ट, बाबू टेकचंद सिंधी और सौभाग्यमल सिंधी, ये तीनों संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ के गुइल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सबसे पहले शिलादित्य, फिर आ जाएगा अपराजित, फिर आ जाएगा अलट और उसके बाद नरवान। BACD ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है।
जैतर सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका प्रशासन लाखा को सौंप दिया था, ये गलत है। हमीर ने वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी, ये सही है। यानी कि इसमें आपका पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों का प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में आयोजन होता है? तो भाद्रपद महीने में जो आयोजन होता है वो आपका हो जाएगा एक तो बड़ी तीज और एक गणेश चतुर्थी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? तो करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? जैसलमेर में मसंदों और छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई को करचोप कढ़ाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत प्यारे जी स्वामी जी और संत किलहदास जी किस संप्रदाय से संबंधित संत थे? तो ये आपके रामानंदी संप्रदाय से संबंधित संत थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य वो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026 संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? ये परसों के पेपर में भी पूछा गया, कुष्ठ रोग को निकाला गया है इससे, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई? 1987 में संभागीय आयुक्त की स्थापना पुनः वापस से की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका जो डी दे रखा है, जिला न्यायाधीश के कैडर में 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, ये कथन सही नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आरपीएससी, आरपीएससी का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित या उत्साजित की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दे रखा है, यदि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उन्हें उनके पद से हटा सकती है, ये गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल करता है, ये भी गलत है। तो इसमें आपको दो कथन दे रखे हैं, वो दोनों कथन असत्य हैं। जब पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 के दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों के सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए? दहेज से संबंधित क्रूरता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो यह अनुच्छेद 164 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान के आरक्षण की बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये हो जाएगा 243 डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2026 में कायरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया है? ख्वाहिश शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को समान राशि एवं दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि क्रमश से कितने करने का प्रावधान किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18,000 और 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको जो दो कथन दे रखे हैं, पहला कथन है कि प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता, ये गलत है। राजस्थान विश्वविद्यालय के हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये भी गलत है। जब दोनों कथन असत्य हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कॉलम दे रखे हैं। एक कॉलम में आपके VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवऋषि नारद जयंती और पत्रकार सम्मान समारोह में संबंधित जो पत्रकार सम्मानित हुए वो है, और दूसरा उनकी मीडिया श्रेणी है। आपको सम्मिलित करके राइट आंसर बताना है। लघुवीर सिंह में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
मदन कलाल में हो जाएगा प्रिंट मीडिया, राम गोपाल जाट में हो जाएगा डिजिटल मीडिया। तीसरा पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। सही आंसर आपको बताना है। तो उसमें पहला है, विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। ये बात सही है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 1200 किलोमीटर राजमार्ग का उन्नयन करना, ये गलत है। तो इसमें आपका जो कथन कौन सा सही है, तो केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई है। इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है, राजस्थान के मुख्य सचिव ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2026 को राजस्थान के कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डीरेगुलेशन फेज फर्स्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला दे रखा है कि रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए वाइट कैटेगरी की सूची को 104 से बढ़ाकर 677 कर दिया गया। ये बात सही है। एमएसएमई के लिए सीटी या सीटीओ की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर मात्र 51 दिन कर दिया गया, जो कि गलत है। तो कथन ए सत्य है, बी असत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है, एम्स जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक IS 6455 2025 के अंतर्गत सिंगल रोड डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया। ये लाइसेंस प्रदान किए गए हैं किसके द्वारा, ये लाइसेंस प्रदान किसको किया गया है, तो ये लाइसेंस नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में संपूर्ण देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की है, तो राजस्थान की 35% हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सभी 100 के 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और उपयोग में से किन क्षेत्रों में केवल सर्दियों में ही पछुआ पवनें चलती है, तो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और मध्य चिली में ही सर्दियों में पछुआ पवनें चलती है। केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपयोग में से कौन सी रोपण फसलें हैं, कॉफ़ी, रबड़, कोको, गन्ना, चारों रोपण फसलें हैं। ए बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सितंबर के महीने में पूर्वी जेट की सामान्य स्थिति होती है। पूर्वी जेट की सामान्य स्थिति 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास होती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है, कास्केड रेंज अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला है, यह सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीप नदी है, ये गलत है। इसका उद्गम सादरी में महाबलेश्वर के निकट होता है, ये सही है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, ये भी सही है। इसके कुल जलग्रहण क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कर्नाटक में स्थित है, ये भी सही है। बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन में से कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, तो 1 मिलियन प्रजाति का विलुप्त होने का खतरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारदुंग ला दरा कहाँ पर स्थित है, यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता सम्मेलन के 3 प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय जनजातियों द्वारा वन संसाधनों के उपयोग की अनुमति जैव विविधता सम्मेलन के प्रथम 3 प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है, तो इसमें आपका हो जाएगा सागवान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ड्राई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पीएम ड्राई के बारे में, यह ई ट्रक को
और ई एम्बुलेंसों को कवर नहीं करती है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य विभाग भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत की शीर्षतम 2 निर्यात वस्तु कौन सी थी? पेट्रोलियम उत्पाद, दूरसंचार, टेलीकॉम उपकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान क्या था? तो विश्व में भारत का स्थान 37वां था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने के सिद्धांत की घोषणा की थी? तो इसमें आपका संघीय बजट 2018-19। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में यहाँ पर जो 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से पहला सही है कि भारत का सेवा क्षेत्र सकल जोड़े गए मूल्य में आधे से अधिक का योगदान देता है। दूसरा भी सही है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा का निर्यातक है। तीसरा गलत है कि वर्ष 2024 में विश्व सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा करीब 7.5% था। यह कथन गलत है। तो पहला और दूसरा ही सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका पहला है, राष्ट्रपति अपने कार्य के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये सही है। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की न्यायिक जांच की जा सकती है। ये गलत है। राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ये सही है। पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयोग में से सही सुमेलित बताना है कि सही सुमेलित कौन कौन सा है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान परीक्षण मिशन 1965 सही है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं पर हमला न करने का समझौता 1988 में किया। ये सही है। भारत ने भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए तख्तापलट के प्रयास को विफल करने के लिए मालदीव में सैनिक भेजे 1992 में। ये गलत है। भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए 1997 में। ये भी गलत है। पहला और दूसरा सही है। जब पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार की सलाह किसके द्वारा दी जाती थी? वित्तीय सलाहकार द्वारा दी जाती थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के बाद भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? वो प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्यसभा के सभापति पद की शपथ दिलाई जाती है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। नेक्स्ट एक सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाए जा सकते हैं। ये बात सही है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। ये भी सही है। प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये गलत है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। ये सही है। पहला दूसरा चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद तथा राज्यों की विधानसभा के चुनावों से उत्पन्न संदेह और विवादों के निपटारे के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने के निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान में किए गए निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वें। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला है, एक्ट ईस्ट नीति भारत प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। ये बात सही है। एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र आसियान है। ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें यहाँ पर जो 2 कथन दे रखे हैं, ये दोनों कथन गलत है। अब जब दोनों कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन क्या थे? पहला कथन आपका था, यदि कोई व्यक्ति समाज के गरीब वर्ग से है जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है तो वो उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति से मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। ये गलत है। दूसरा है कि इस सहायता में मामले की तैयारी और बहस के लिए एक अधिवक्ता उपलब्ध कराने के अलावा मामले की तैयारी और उससे जुड़े सभी आवेदनों की लागत शामिल है। ये भी गलत है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो इसमें आपके अन्य पिछड़े वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान 12, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद की बैठक में भाग लेने वाले किस देश में गए थे? तो वो आपके चीन देश में गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रवासी वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित किया गया? तो इसमें हो जाएगा 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के जीवन काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा अपने जीवन काल को एक बार में 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, ये गलत है। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के बाद बढ़ी हुई अवधि 1 वर्ष के आगे विस्तारित नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दावलियों का अवलोकन कीजिए, उपयुक्त में से किनका उल्लेख भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य में हुआ है? तो इसमें एक तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हुआ है और एक ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का हुआ। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक ने विद्यालय में कुछ ऐसी स्थितियां देखी है जिनमें कुछ में छात्रों के कुसुम संयोजन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। निम्नलिखित में से उन स्थितियों का चयन करना है। तो इसमें आपका एक तो हो जाएगा अपर्याप्त पाठ्यक्रम और एक हो जाएगा शिक्षक छात्र संबंध में संयम, बी और डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और संयोगों पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है तो ये किस मनोसामाजिक प्रेरक को इंगित करता है? तो ये आपके शक्ति की आवश्यकता को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में स्पष्ट अंतर बताता है? तो ये आपका डी जो दे रखा है, इसमें सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार और उनकी सभी जीवन की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, ये गलत है। दूसरा, परिपक्वता की प्रक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगमित व्यवहार की श्रेणी में आते हैं, ये सही है। तो इसमें आपका बी सही है, ए असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत ने मॉडलिंग को विकास के बाद एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में महत्व दिया, लेकिन बाद में इस सिद्धांत ने सामाजिक विकास में किसके महत्व पर बल दिया? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सामाजिक संज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है और परिणाम स्वरूप उसे अकादमिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है तो ये एक उदाहरण किसका है? सुरक्षा और अपनापन का उदाहरण है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम वालस के अनुसार सृजनात्मक की अवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें एक तो पहला सही है, वो अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या को समझने का प्रयास करता है वह तैयारी की अवस्था होती है। और एक जो चौथा दे रखा प्रेरणा की अवस्था में नवीन विचार और नई संभावना उभरती है, ये सही है। केवल ए और डी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सबसे सरल रूप शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर अनुपयुक्त है? तो इसमें आपका अनानुबंधित उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक से पहले आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दे रखे हैं, इसमें सही कूट का चयन करना है। तो इसमें पहला है, मनोविश्लेषण सिद्धांत हमें बताता है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अवचेतन प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है, यह बात सही है। दूसरा है, व्यक्तित्व आकलन की प्रत्यक्ष विधियाँ हमारे व्यवहार के अवचेतन भाग को उजागर कर सकती है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन बी है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समालोचनात्मक चिंतन कौशलों के अंतर्गत अवबोध क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो क्रमबद्ध करना, एक हो जाएगा आपका वर्णन करना और एक हो जाएगा व्याख्या करना। ए डी एफ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21वीं सदी के कौशलों के संदर्भ में
अधिगम कौशलों के तहत 4CS का समर्थन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4CS के अंतर्गत सार्थक श्रेणी को नहीं दर्शाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रदर्शित करते हैं किंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च क्रम संरचना का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें आपका ABD भी होगा, तार्किक दृष्टिकोण भी होगा और समस्या के सभी संभावित समाधान के साथ व्यवस्थित संश्लेषण विश्लेषण भी होगा। ABD हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मेयर और सेलोवो द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के एकीकृत मॉडल में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा संबंधों में संयोगों का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दे रखे हैं, इस कथन में आपको बताना है सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो इसमें पहला है, पूर्व अनुभव अंतर्दृष्टि अधिगम में सहायता करता है, ये सत्य है। अंतर्दृष्टि अधिगम संबंधों के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर नहीं करता है, ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है कि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, ये बात सही है। कारण है, व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम और पर्यावरण के कारण उत्पन्न होती, कारण भी सही है। और इसकी जो व्याख्या है वो भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से बुद्धि के प्रकार को उनके कार्य के साथ सुमिलित कीजिए। एक साइड बुद्धि का प्रकार है और दूसरी साइड कार्य है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। घटकीय बुद्धि में आपका हो जाएगा समस्या का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करना। अनुभवात्मक बुद्धि में हो जाएगा पूर्व अनुभव का उपयोग करके नई समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करना। संदर्भात्मक बुद्धि में हो जाएगा रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आने वाली पर्यावरण मांगों से निपटना। दूसरा, तीसरा, पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमित विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को सही सिद्ध नहीं करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में एकरूप विकासात्मक दर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी इन अंतरों का स्पष्टीकरण नहीं है? तो इसमें विद्यार्थियों की अधिगम शैली आपस में समरूप होती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियाँ रक्षा युक्ति और विवरण आपको सुमिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना था। तो सबसे पहले प्रक्षेपण, इसमें हो जाएगा अपनी सोच को दूसरों पर आरोपित करना। फिर आता है प्रतिगमन, यानी कि पहले के व्यवहार की ओर लौटना। फिर आता है उदात्तीकरण, यानी आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य दिशा में मोड़ना। और डिनाइल, यानी वास्तविकता को अस्वीकार करना। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नीचे दो कथन दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि शिक्षक की अभिक्षमता शिक्षण में किए गए किन्हीं भी नवाचारों के मापन अधिनियम प्रक्रिया के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाता है, ये कथन गलत है। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन के अंतर्गत तत्काल प्रतिपुष्टि और परिणामों के ज्ञान शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाता है, ये सही है। ए असत्य, बी सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम, जो कि 13 जुलाई कल आयोजित हुआ था, जिसके ग्रुप बी में जीके के पूछे गए सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ग्रुप सी का पेपर सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, और इसी तरह ग्रुप डी भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। और इन चारों ग्रुप के पेपर की पीडीएफ भी, यानी कि 2 एग्जाम हो चुके हैं, तीसरा आज हुआ है, चौथा जब होगा, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। जो हो चुका है वो उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, और जो होना है वो पेपर होने के बाद है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।